नमस्कार साथियों, हम बात करने जा रहे हैं रेखा गुप्ता के बारे में और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि रेखा गुप्ता सीएम बनी है या सीएम बनाई गई है। रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस में नरेंद्र मोदी एंड टीम और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बात भी साफ होती जा रही है। ये बात कैसे साफ होती जा रही है, आगे इसके कुछ फैक्ट हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आरएसएस ने अब अपना वीटो पावर बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी एंड शाह टीम पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और रेखा गुप्ता का इससे क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी आपको पूरा लिंक समझाएंगे। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा स्टेट जहां पर एकदम क्लीन जीत मिली है, मतलब बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला, 2/3 मैंडेट मिला और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए करीब 13 दिन के आसपास लग गए। 13 दिन लग भी गए तो चलिए यहां तक सब कुछ ठीक लगता है कि बाकी स्टेट में भी ऐसा हुआ है। लेकिन दिल्ली में एक बात आपने शायद नोटिस नहीं की, 3 बार शपथ ग्रहण का वक्त बदला, 2 बार बीजेपी विधायक दल की बैठक टाली गई और यह डिसाइड करने में कि दिल्ली को कौन चलाएगा, बीजेपी ने मतलब 1 हफ्ते तक कंफ्यूजन की स्थिति रही। और रेखा गुप्ता का जब नाम सामने आया तो बीजेपी को ऐसा लगा कि वो जैसे लोगों को उसने सरप्राइज कर दिया, लेकिन बीजेपी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि बीजेपी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यहां पर सरप्राइज करने के चक्कर में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को इतना भी मौका नहीं दिया कि उन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स जो भी डाल रखे हैं, ट्विटर पर मौजूद हैं और जो आज भी लोग शेयर कर रहे हैं जिसके स्क्रीनशॉट, मतलब इतना सरप्राइज करने के चक्कर में रेखा गुप्ता को बीजेपी ने फंसा दिया। अब अगर उनको पहले बता दिया जाता, अगर 4 घंटे 5 घंटे पहले भी बता दिया जाता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन बीजेपी को मतलब सरप्राइज करने के चक्कर में या ये बताने के चक्कर में कि देखो पार्टी विद डिफरेंस अब बिल्कुल अलग हो गई है, ये वैसे लोगों को नहीं चुनती जिसका नाम मीडिया में आ जाता है। रेखा गुप्ता का नाम तो डे 1 से मीडिया में चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, इसमें सरप्राइज वाली बात क्या थी। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, यह भी बहुत गौर से आप समझिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि रेखा गुप्ता के नाम को अनाउंस करने में पार्टी को 3 दिन तक माथापच्ची करनी पड़ी है। पार्टी विधायक दल की बैठक 2 दिन तक टाल दी गई सिर्फ रेखा गुप्ता के नाम को अनाउंस करने में। पहले कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे विदेश दौरे से, तब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरा खेल यह नहीं था। पूरा खेल यह था कि बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। बीजेपी के दिमाग में जो नाम था वो अलग था, रेखा गुप्ता से अलग था। लेकिन यहां पर चूंकि आरएसएस ने अपना वीटो पावर लगाया, आरएसएस ने कह दिया साफ तौर पर कि इस बार बहुत हो गया, इस बार वही बनेगा मुख्यमंत्री या उसी को नेता हम बनाएंगे जो हमारी पसंद का होगा। और रेखा गुप्ता, चूंकि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप उनके बारे में जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्कूल लाइफ से ही वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, शाखा से जुड़ी हुई है। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। मतलब बचपन से ही, शुरुआती दौर से ही, जब उनकी राजनीति में रुचि, जब उन्होंने समझा, उनकी रुचि जागी, उसी वक्त से वो आरएसएस की तरफ झुकी हुई है और इसका इनाम मिला है रेखा गुप्ता को। तो दोस्तों, एक सीधा चैलेंज आरएसएस ने यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम को कर दिया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका भी लिंक आपको समझाते हैं। आप सबको पता है कि बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। जनवरी में अगर कायदे से देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी बीत गया, फरवरी बीतने को है। आज 20 तारीख जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, 20 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है और दोस्तों अभी तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा यह पार्टी तय नहीं कर पाई है। और जानते हैं क्यों नहीं तय कर पाई है? क्योंकि यहां भी आरएसएस ने वीटो पावर लगा दिया है। क्योंकि बीजेपी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इतनी पावरफुल हो गई है कि आरएसएस के फैसले को या आरएसएस को भी दरकिनार किया जाने लगा है। आपने वो बयान तो जरूर सुना होगा, जेपी नड्डा साहब ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान किस तरह का बयान दिया था, और आरएसएस पर यह बयान दिया था दोस्तों, किसी और के खिलाफ नहीं दिया था। तो जेपी नड्डा का वो बयान, और ये देखिए कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। इन दोनों के बीच क्या तालमेल है? तालमेल यह है कि आरएसएस इस बात पर अड़ चुका है कि पार्टी का जो भी नेतृत्व करेगा वो उसकी पसंद का होगा, यानी नागपुर से डिसाइड किया जाएगा। और बीजेपी ये कह रही है कि जो भी पार्टी का नेतृत्व करेगा वो नरेंद्र मोदी की पसंद का होगा। बीजेपी आप पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी में एक धड़ा ऐसा भी है जो माना जाता है कि नरेंद्र मोदी खेमे के खिलाफ खड़ा होता है, जिसमें नितिन गडकरी का नाम लिया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या नहीं है,
लेकिन उनका नाम अक्सर सामने आ जाता है। तो दोस्तों, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है अब की बार जो आरएसएस तय करेगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि जनवरी महीने तक, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जनवरी महीने तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना था, लेकिन वो बन नहीं पाया। और बन क्यों नहीं पाया? इसी लड़ाई की वजह से। जेपी नड्डा का कार्यकाल जब खत्म हो गया था 2023 में, तब उनके कार्यकाल का विस्तार दिया गया। कब तक? जून 2024 तक, यानी लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने तक। और जून 2024 के बाद से अभी देखिए फरवरी 2025 आ गया, 2-3 महीने बाद फिर से हम लोकसभा चुनाव के, मतलब 1 साल अमूमन पूरा हो जाएगा। अब जो कुछ लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 5 साल के भीतर किसी भी पार्टी को उसका अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ेगा, मतलब चुनना पड़ेगा। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से अध्यक्ष चुना जाता हो तो हर पार्टी यही दावा करती है। तो वो 5 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं चुना। चलिए, इसको आप कुछ पल के लिए इग्नोर भी कर दीजिए। बीजेपी में क्या कोई ऐसा नेता बिल्कुल भी योग्य नहीं है जिसका नाम एक बार में या बैठक में तुरंत बैठक बुलाइए और अनाउंस कर दीजिए? ऐसा अभी तक, मतलब क्या इतनी बड़ी ये कोई रॉकेट साइंस की बात है जो बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। बल्कि यहां पूरी लड़ाई है कि कौन पावरफुल रहेगा, आरएसएस पावरफुल होगा या नरेंद्र मोदी की टीम पावरफुल होगी। इसलिए रेखा गुप्ता के मामले में भी यहां सेम चीज अप्लाई हो रही है। रेखा गुप्ता के मामले में जो पूरी देरी हुई, बीजेपी का जो अलग नाम था और आरएसएस ने अलग नाम दिया, इसमें जो देरी हुई, यानी जो टाइम गैप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई की वजह से हुआ। रेखा गुप्ता के बारे में, हालांकि वो एक अच्छी लेडी है, उनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, वो आरएसएस से जुड़ी रही, एबीवीपी से जुड़ी रही, तो उनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है। लेकिन इसके बाद भी रेखा गुप्ता के मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पार्टी नहीं चाहती थी। लेकिन अब जैसे मान लीजिए पार्टी को सरप्राइज ही करना था, तो एटलीस्ट रेखा गुप्ता को यह बात अगर बता दी जाती, तो आज जो विरोधी दल के लोग रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट्स निकालकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वो परिस्थिति नहीं आती। तो कम से कम, मतलब आप सरप्राइज करें लोगों को, लेकिन इतना सामने वाले को मौका दे दे कि वो अपने बचाव के लिए तैयारी कर ले। खैर, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते दोस्तों, हम रेखा गुप्ता के बारे में कुछ आपको बता देना चाहते हैं। रेखा गुप्ता की हिस्ट्री क्या है वो भी आप देख लीजिए। रेखा गुप्ता दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है, वो शालीमार बाग सीट से जीती है और 30,000 वोटों से जीती है। उनका नाम विधायक दल की बैठक में बुधवार को अनाउंस किया गया था। दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई हुई। वो रहने वाली है हरियाणा के जिंद जिले की। रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम निकुंज है और बेटी का नाम हर्षिता। रेखा गुप्ता का ताल्लुक उसी समुदाय से जिससे अरविंद केजरीवाल आते थे, और दिल्ली में इस समुदाय यानी वैश्य समुदाय का एक बहुत बड़ा पावरफुल वोट बैंक है। तो बीजेपी ने उन्हें इस हिसाब से भी सोच समझकर बनाया है। वैश्य समुदाय से वो आती हैं। रेखा गुप्ता बचपन से ही आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान वो दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव भी जीती थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता साल 2003-04 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गई। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। अभी जो जानकारी मिल रही है कि रेखा गुप्ता ने जो पहला फैसला लिया है, मतलब पहला फैसला वो लेने जा रही है, वो रोहिंग्याओं को लेकर लेने जा रही है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठी आकर दिल्ली में छिपकर बैठे हुए हैं, उनको निकालने की तैयारी की जा रही है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। ऐलान क्या किया है कि शीश महल को हम एक म्यूजियम बना देंगे। यह भी एक बहुत बड़ा ऐलान है। शीश महल को जब म्यूजियम बनाया जाएगा, दैट मींस कि वो एक भ्रष्टाचार की इमारत के तौर पर उसको म्यूजियम बनाया जाएगा। और जब जब उस इमारत को लोग देखेंगे, तब तब अरविंद केजरीवाल, उनके करप्शन को लोग याद करेंगे। तो ये अपने आप में उनके कुछ ऐतिहासिक फैसले, और एकदम जिस रास्ते पर, हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर वो चल रही हैं, तो लोग उन्हें दिल्ली का योगी आदित्यनाथ से भी तुलना करने लगे हैं।